प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैपिड एकेडमी में। मैं आलोक कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज जेएनवी का सिलेबस। बच्चे, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो है सो आप लोगों का सिलेक्शन कैसे लेना है। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब रहता है, सपना रहता है कि हम सर जेएनवी का जो है सो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे पढ़े। और मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी सपना है जेएनवी में, तो निश्चित तौर पे रैपिड एकेडमी आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए जो है सो ऐसे ऐसे जो है सो कंटेंट तैयार करके देने वाले हैं जो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बाबू लोग कि आज हम जो है सो यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जेएनवी का सिलेबस क्या होने वाला है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इस पे जो है सो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो है सो आप बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि सर कितना मार्क्स का होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जेएनवी सिलेबस। तो जेएनवी सिलेबस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ज़्यादातर जो सवाल रहते हैं वो रीजनिंग से रहता है, और रीजनिंग यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स जो है सो आपको देगा, और इस प्रकार 40 क्वेश्चन का आपका टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो 50 हो जाएंगे। सेकंड में जो दोस्त हैं, सेकंड में जो है वो है अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, जैसे लॉस प्रॉफिट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और जो कि सूर्या सर जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ करवाने वाले हैं और रीजनिंग कराने वाले हैं। यहाँ से सवाल तो छूटने का कोई भी मतलब चांस नहीं, बहुत बेहतरीन ये हो जाएगा दोस्तों। और मैं आप लोग के लिए लैंग्वेज कराने वाला हूं दोस्तों, चाहे बच्चे हिंदी मीडियम का हो या फिर इंग्लिश मीडियम का हो, एकदम आप बेफिक्र होकर के बस केवल आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। हम लोग की तरफ से इतना प्रयास रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ से छूटना ना चाहिए, और छूटने भी ना देंगे। बहुत शालीनता से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि पैसेज को डील करने वाले हैं। फिलहाल आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह का सवाल जो है सो आपका पूछा जाता है। तो चलिए मैं आप सीधा चलता हूं सिलेबस के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी। चलिए, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है सो आपका देखिए, आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग का पैसेज है। पैसेज जो है वो आप लोग को लगभग 4 पैसेज मिलेगा, और 4 पैसेज में आप सोच लीजिए कि 5-5 क्वेश्चन रहने वाला है। तो पैसेज से ही आप लोग का जो है सो 20 नंबर यहाँ पे, सॉरी 20 क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि 25 मार्क्स आप लोग को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का कोई पैसेज उठाया गया है, जो कि आप इसको आधार मानते हुए आप अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएंगे। मैं ऐसे से कई सारे पैसेज को डील करने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। वो बच्चे जो खासतौर पे इंग्लिश मीडियम को नहीं समझ पाते हैं, वो हिंदी मीडियम से हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है सो वीडियो काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैसेज नंबर 1। पैसेज 1 में क्या कह रहा है, हेमा ले वन हर बेड, हेमा ले on her bed staring at the stars stuck on the ceiling of her room। यहाँ पे समझने का प्रयास करें, एक एक शब्द को समझिए। हेमा एक लड़की है, और हेमा जो है सो अपनी बेड पे सोई हुई है, अपनी बेड पे सोई हुई है। यहाँ पे लेटी हुई आप ज़्यादा समझ सकते हैं। हेमा बेड पे लेटी हुई है, और बेड पे लेट के क्या कर रही है, स्टेरिंग एट द स्टार्स। स्टेरिंग एट द स्टार्स बच्चों ये मुहावरा है, एक जो है फ्रेज है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना। एग्जैक्टली इसका मतलब अगर आप सोचें, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, घूरना माने देखना, और स्टार्स का मतलब होता है सितारे। तो सितारे को देखना, रूम में तो सितारे को देखने का मतलब यही ना भाई कि कुछ चीज आप सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हेमा बेड पे लेटी हुई है और सोच रही है, तभी ना उसके जो छत है उसके रूम के ऊपर, उसके और देख करके क्या कर रही है, सोच रही है। यहां लिखा हुआ सी वाज अपसेट, वह दुखी थी। अपसेट का मतलब दुखी, तो वह दुखी थी
एज नन ऑफ द क्लोथ्स सीम टू बी फिट हर। भाई दुखी क्यों थी हेमा? तो दुखी इसलिए थी कि उसके कोई भी जो कपड़े हैं ना वो फिट नहीं आ रहा था, इसीलिए हेमा जो है वो दुखी थी। सी वर देम अगेन वन बाय वन। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ सी और, देखो बेटा यहाँ वर जो है वो वियर का वर्ब टू है, तो सी और, सी किसके लिए आया है? हेमा के लिए। वह उन कपड़ों को एक बार दोबारा एक एक करके, वन बाय वन माने एक एक करके जो है सो पहनी, बट दे वर ईदर टू टाइट, लेकिन फिर भी वो कपड़े टाइट था या फिर टू शॉर्ट, बहुत छोटा, मतलब परफेक्ट नहीं आ रहा था। आगे लिखा हुआ आ कपबोर्ड फुल ऑफ क्लोथ्स। कपबोर्ड यानी जहां पे कपड़े को रखा जाएगा, है ना, आ प्लेस वेयर क्लोथ्स वर प्लेस्ड, तो उसको हम कहते हैं कपबोर्ड। आ कपबोर्ड फुल ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़े से भरा हुआ कपबोर्ड्स। आगे लिखा हुआ है सी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम, यानी वो नहीं पहन सकती है कोई भी एक, जबकि पूरे कपड़े भरे हुए हैं। सी देन, तब वह हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके दिमाग में ना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया, एक मतलब विचार आया, एक समझ आया। हर आइज लाइट अप एंड सी रेन टू हर मदर, यानी उसके आँख लाइट अप, यानी लाइट अप का मतलब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया और वो सीधी जो है सो बहुत एक्टिव हो गई और वो दौड़ती हुई कहाँ चली गई? अपनी माँ के रूम, अपनी माँ के रूम। और क्या बोलती है? माँ आई नीड न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़े की जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत होता है, मैं मॉडल सुबह में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कह रहा है सी सेड, उसने कही, बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी, लेकिन अभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, अभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे जितने पुराने कपड़े हैं या फिर जितने कपड़े वो हैं जो मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, मैं इन कपड़ों को सबसे पहले चैरिटी में क्या करूंगा? चैरिटी में दान कर दूंगा, यानी इसको डोनेट कर दूंगा, ठीक है, चैरिटी में दे दूंगा इसको, ठीक है, चैरिटी के लिए। कह रहा है नो मोर अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है दोस्तों गैदर करना, बच्चे गैदर मतलब जमा करना, यहाँ पे कलेक्ट करना। कह रहा है मुझे इतने सारे कपड़े जमा करने की जरूरत नहीं है। हर मदर, उनकी माँ, स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, एंड हग्ड हर, और गले लग ली। सी डिड हैव अ काइंड डॉटर, यानी उसके पास एक ऐसी बेटी थी जो बहुत ही दयालु थी, यानी अपनी माँ के जो पैसे खर्च करने थे वो डायरेक्ट ना करके, यानी पुराने जो कपड़े हैं वो वेस्ट ना हो, वो सारे कपड़े को जो है वो कहाँ देना चाह रही है? चैरिटी के लिए देना चाह रही है। तो कुल मिलाकर के उनकी बेटी एक बहुत ही अच्छी लड़की। अब आप लोग को ये पैसेज समझ में आ गए बच्चे? देखिए कई बार ऐसा होता है कि पैसेज समझ नहीं आता है उन बच्चों को, कई बार 2-3 बार पढ़ने के बाद। हम तो ये नियम तब फॉलो करेंगे ना जब हमको प्रॉपर तरीके से पैसेज समझ में आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तब भी क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है वो मैं बताऊंगा, बट अभी मैंने एक एक वर्ड में आप लोग को अपनी पेन चला करके समझाने का प्रयास किया है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से डील करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्या कहता है बेटा? देखो कह रहा है हेमा ले वन हर बेड। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं एक्चुअली जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बाकी आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर सच में आपके अंदर ये चीज़ है, आप जज्बा रखते हैं, आपके पास यदि ये सोच है कि मैं जेएनवी में सिलेक्शन इस बार पा लूं, तो रैपिड एकेडमी को आप फॉलो कीजिए। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमारी टीम जो है वो हमेशा तैयार रहेगा, आपके सिलेक्शन के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा। और ख़ास तौर पे हमारे जो सूर्या सर हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके जो है सो टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, जो कि जो है सो आपके रैपिड एकेडमी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। वो उसके बाद जो है सो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो किया जाएगा। और इसी तरह जो है सो आपके सिलेक्शन दिलवाने के लिए हम लोगों की तरफ से जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगा, ठीक है। और इन लैंग्वेज में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, चाहे ग्रामर की क्वेश्चन आए, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहे, चाहे एंटोनिम रहे या सिनोनिम रहे या फ्रेज रहे, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत लहजे से आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूँ। बस आप लोग बने रहिए और शेयर कीजिए वीडियो को, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो सपना देख रहे हैं जेएनयू में सिलेक्शन पाने का। चूंकि यहाँ पे सारे चीज़ जो है वो
एकदम मेहनत करके जो है सो अच्छी कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जहाँ तहाँ से हमें बहुत सारे कुछ मिल जाता है, बट हमें क्या होता है, हमें तो उन चीज़ों को पढ़ना है जहाँ से हमारी सिलेक्शन होता है, जहाँ तहाँ से चीज़ों को उठाना नहीं है, वो चीज़ें उठानी है, वो चीज़ों को करनी है जो हमारी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जो हमारी एग्जाम में आएगा। तो देखो एकदम आसानी से चीज़ों को हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेमा, सॉरी यहाँ पे मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, हेमा ले वन हर बेड बिकॉज सी, यानी हेमा अपनी बेड पे सोई या लेटी हुई थी क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सी वाज टायर्ड, क्योंकि वह थकी थी। क्या हमने थके होने की कोई बात कहा था पैसेज में? बिल्कुल नहीं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक्ड लुकिंग एट द स्टार्स, क्या वो सितारों को देखना पसंद करती थी? ऐसा भी मैंने नहीं कहा। चलिए वाज अ लेजी गर्ल, क्या वो लेजी गर्ल थी क्या? ऐसा तो भी मैंने चर्चा नहीं किया। लेजी गर्ल नहीं बल्कि काइंड गर्ल अगर मैं बात करूं तो काइंड गर्ल थी अपनी माँ के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट हमारा होगा नहीं, यानी ये होगा नहीं, डी होगा नहीं, और बी भी हमारा नहीं होगा। बेटा हमारा सी अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ना बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाता है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हटा करके जो राइट आंसर है, जो राइट ऑप्शन है उसके साथ आप जा सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू सी, यानी द बेस्ट ऑप्शन इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 61 क्वेश्चन? सी, यानी was wondering what to wear। एक्चुअली wondering का मतलब होता है सोचना, विचार करना। वो एक्चुअली सोच रही थी बेड पे सोई हुई कि उसको क्या पहनना है, what to wear, क्या पहनना है, यही ना कि उसको क्या पहनना है, क्योंकि उसके लिए कोई कपड़ा फिट नहीं आ रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसीलिए 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा का 61 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है। होपफुली आपको 61 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 62 क्या कह रहा है? 62 कह रहा है सी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स बिकॉज, सी कुड नॉट, वह नहीं पहन सकी, वह नहीं पहन सकी। कुड का मतलब बेटा सकी है ना, मैं समझाऊंगा एक्चुअली बहुत अच्छे से। वह नहीं पहन सकी, वियर माने पहन सकी, एनी ऑफ हर क्लोथ्स, यानी अपना कोई भी कपड़ा, क्योंकि दे वर नॉट फैशनेबल, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं था। क्या फैशनेबल की बात उसने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। ऑप्शन नंबर ये, इसको एलिमिनेट कर देना होगा। दे वर टू कलरफुल, क्या वे सारे कपड़े, दे वर टू कलरफुल, क्या वे सारे कपड़े बहुत कलरफुल थे? ऐसा भी नहीं था, यहां पे चर्चा नहीं हुआ। फिर कह रहा है सी डिड नॉट नो व्हाट टू चूज, क्या उसको पता नहीं था कि उसको क्या चूज करना है, क्या पसंद करना है? ये भी नहीं होगा। एक्चुअली हो क्या रहा था आप लोग को तो सब पता है, मैंने कहा नन ऑफ देम फिटेड हर, यानी कोई भी कपड़ा ना उसको फिट नहीं हो रहा था। पैसेज आपने बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ा, और बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ोगे तो आसानी से आंसर दोगे। कई बार कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, आंसर को पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे रीड क्वेश्चंस एंड दे ट्राई टू आंसर थ्रू द पैसेज, बट कोई दिक्कत नहीं, वो भी पैटर्न सही है, वो भी तरीका ठीक है, बट जो हमारे एक तरीके हैं पहले इसको अपनाओ, एंड देन हम जो है सो कई सारे जब पैसेज कराएंगे तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारा ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर 62 का। समझ में आ गया ना? एक्चुअली दोबारा समझाने की जरूरत पड़े या समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 है, आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 63 कह रहा है कि सिनोनिम, यहां पे एक वर्ड आया सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसके कोई और वर्ड्स हो सकते हो, उसका और कोई मीनिंग हो सकता है। अगर आप साफ साफ कहो हिंदी में तो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई, हम कहेंगे कि एट्रैक्शन या फिर एट्रैक्टिव आप लोग समझते होंगे एट्रैक्टिव। तो एट्रैक्टिव का क्या हो सकता है सिनोनिम? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फैबुलस इज द सिनोनिम ऑफ एट्रैक्टिव। तो एट्रैक्टिव का फैबुलस। उसी तरह सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो कह रहा है कि एक वर्ड है ना, क्या है? अमेजिंग। तो अमेजिंग वर्ड जो है इसका जो है सो सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम का मतलब एक ऐसे मिलता जुलता शब्द। तो मैंने कहा था जब पैसेज पढ़ा रहा था, इसका मतलब होता है जमा करना या फिर गैदरिंग या फिर कलेक्टिंग। ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके चीजों को समझ सकते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है शेयर करना, जी बिल्कुल नहीं, देना किसी को, गिफ्ट करना, ये दोनों खत्म हो गया। अब हमारे दो आ गए, एक
कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग अगेन इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी eliminated. So what will be the option A, यानी जमा करना, गैदरिंग करना। इसका मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग। चूंकि ना हेमा नहीं चाहती थी कि बहुत सारे कपड़े को जमा करे, वो अपने पुराने कपड़े को फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेट करना चाहती थी एंड देन अपनी माँ को बोली कि मेरा नया कपड़ा ला दो। ठीक है, चलिए, तो इसका 63 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा, यहां से पूछ रहे हैं हेमा कैसी लड़की थी? क्या हेमा एज, तो हेमा क्या ग्रीडी थी? ग्रीडी का मतलब होता है बेटा लालची। क्या वो लालची थी? जी नहीं, लालची नहीं थी। अगर लालची होती तो वो जरूर कहती नहीं हमें कहीं नहीं देना कपड़ा, हमारे सारे कपड़े अपने मेरे पास रहेंगे और नया बहुत सारे ला दो और मेरे साथ ला दो ला दो ला दो, इस तरह। तो क्या वैसा थी? बिल्कुल नहीं। वो तो अपना पुराना कपड़ा पहले फेंकना भी नहीं चाह रही थी, वेस्ट भी नहीं कर रही थी, वो ना वो किसी को डोनेट करना चाह रही थी। देखो इंसान क्या करते हैं, इंसान ये ना करता है ना, बहुत सारे जो मतलब सकारात्मक माइंड, पॉजिटिव माइंडेड जो ह्यूमन बींग होते हैं वो डेफिनेटली वो अच्छे सोचते हैं। वैसे भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर पे, जिसके तन पे कपड़े नहीं होते। कई बच्चे को तो मैं देखा हूँ रोड पे जो मतलब सिर्फ प्लास्टिक ओढ़ करके रहते हैं। ठंड के जब ठिठुरती हुई जो है सो पूरा कोहरा एकदम जाड़े में जो है सो कई मासूम बच्चे के जो जिंदगियां हैं वो इसी तरह कटते बच्चे। तो देखो कितनी अच्छी लड़की ना हेमा कि उन बच्चों के लिए कुछ सोच रही है कि जिन बच्चों के तन पे कपड़ा ना होगा उसके तन पे कपड़ा दिया जाए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है हेमा क्या लालची लड़की थी? नहीं बेटा, ये नहीं होगा। क्या वो सेल्फिश थी, स्वार्थ थी वो? क्या बिल्कुल नहीं स्वार्थ थी वो। क्या वो माइजर, यहाँ पे लिखा हुआ माइजरली का मतलब कंजूस, बिल एल का ऐसा भी नहीं था। अगर कंजूस रहती तो कहती नहीं ठीक है माँ मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगी। यानी वो चैरिटेबल थी ना, दानवीर थी वो, दानवीर थी। क्या थी? दानवीर थी। तो ठीक उत्तर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 64 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है समझ? बिल्कुल आ रहा है समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस आप लोग को एकदम जो है सो रेगुलरिटी मेंटेन करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, दोस्तों तक पहुंचा देना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पेशली अगर आपको अंग्रेजी सीखने का अगर ज़्यादा मतलब एक्चुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि सर आई नो मतलब आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ। अगेन दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम मिल्टन इंग्लिश क्लासेस एंड मिल्टन इंग्लिश क्लासेस का एक अलग यूट्यूब चैनल है बच्चे, वहाँ पे मैं स्पेशली 11-12 के बच्चों को गाइड करता हूँ, जहाँ भारत के कई सारे शहर से बच्चे जुड़ते हैं और स्पोकन सीखते हैं, अंग्रेजी बोलने के लिए सीखते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, दे डोंट स्पीक, दे स्टार्ट बट दे डोंट कंटिन्यू, यू नो वाई? जस्ट बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस रेगुलरली। सो हम उस सेशन में आप लोग को बताते हैं कि कैसे प्रैक्टिस को जारी रखना है, कैसे लिसनिंग करना है। फिलहाल अभी जो बच्चों को स्पीकिंग करना है वो वहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा रैपिड एकेडमी जो हमारी टीम है एक मजबूत टीम है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करेगी, हर दिशा में आपको जो है सो अच्छे रास्ता दिखाने का काम करेगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया 65वां। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर कह रहा है ऑपोजिट मतलब। अब देखो जहां हमारा एक क्वेश्चन सिनोनिम का है वहीं एक क्वेश्चन हमारा ऑपोजिट है। अपोजिट को कई बार ना बेटा ऐसे लिख करके आएगा एंटोनिम। अपोजिट को ना कई बार आपको एग्जाम में एंटोनिम करके आएगा, तो एंटोनिम या फिर अपोजिट दोनों का मतलब, अपोजिट तो क्लियर हो गया ना उल्टा, एंटोनिम का मतलब भी हो गया उल्टा। तो कह रहा है डोनेट का उल्टा क्या होगा? डोनेट का मतलब होता है दान करना, तो दान करना, गिव मतलब देना, सेम लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, सेम लग रहा है। स्पेंड का मतलब खर्च करना, सेम लग रहा है। यानी ये जो है वो कहीं ना कहीं सबका सिनोनिम है, एक ही लग रहा है कि प्राप्त करना, लेना। अरे भाई दान करना का उल्टा क्या होगा? लेना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आपने देखा कि कितने आसानी से बिना पैसेज को देखे हुए एक बार हमने पूरा पैसेज को बहुत आसानी से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। बच्चे अगर आपको भी अगर कई बार क्या होता है समय भी देखना होता है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारा समय दिया रहता है, तो समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम बच्चे। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हम लोग बार बार पैसेज को नहीं जाएंगे देखने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे में क्या होता है, मैं एक्चुअली समझा रहा हूँ इसीलिए, वरना ये पैसेज को बनाने के लिए हमारे लिए 1 मिनट भी काफ़ी थे, बच्चे के लिए भी 1 मिनट काफ़ी है। जब आप भी बहुत सारे पैसेज को डील करवाएंगे मैं आप लोगों के लिए, तो आप भी बहुत आसानी से एक पैसेज को 1 मिनट से भी कम समय में आप निश्चित तौर पे कर लोगे। चलिए हमारा ये पैसेज हो गया 1 कंप्लीट।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज की ओर हम लोग जाते हैं। पैसेज नंबर 2, देखिए पैसेज नंबर 2 हमारा जो है वो क्या है, तो ये भी आप लोग को एक अच्छा मैसेज देगा। कह रहा है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग समझते हैं आप लोग? ट्रैवलिंग क्या होता है? ट्रैवलिंग का मतलब समझ में आ रहा है? ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना। यानी आप जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हमारे झारखंड से जाते हैं घूमने के लिए दिल्ली, या फिर जा रहे हैं घूमने के लिए मुंबई, या फिर झारखंड के अंदर बहुत सारे बच्चे पिकनिक स्पॉट जाते हैं, खासतौर पे नेत्रहाट हो गया, हुंड्रू फॉल हो गया, जोना फॉल हो गया, तो तमाम जगह जाते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कोई भी पैसेज का ना बैकग्राउंड जब तक समझ नहीं आएगा बेटा, तब तक आपको पैसेज अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो मैं क्या चाहता हूँ ना कि पहले बैकग्राउंड समझो। खैर एक्चुअली मैं आपको समझा ही देता हूँ कि है क्या ट्रैवलिंग। आपको मैं समझा रहा था बेटा ट्रैवलिंग क्या है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना, सफर करना ट्रैवलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है। कह रहा ट्रैवलिंग इज बोथ, ट्रैवलिंग दोनों है। क्या दोनों है दोस्तों? पहला, ट्रैवलिंग करने से हमें क्या होता है? रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है ना, हमें बहुत सारी चीज जो है सो मतलब हम इंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं ना, मनोरंजन के दृश्य। अच्छा मान लीजिए कि हमें बहुत दिन हो गए झारखंड में, अब हमको मन नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं इस बार एक बार अपने दोस्तों के साथ आगरा जाऊँ घूमने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा क्या हो जाएगा? रिक्रिएशनल हो जाएगा। हमारी जो थॉट है ना वहाँ चेंज हो जाएंगे, हमारे जो विचार, हमारे काम करने के लेवल, हमारी जो माइंड जो एक इनएक्टिव वे में था ना वो एक्टिव हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो रिक्रिएशनल का मतलब एक्चुअली यहाँ पे जो समझाने का मतलब है वो ये है कि मनोरंजन। तो दोस्तों ट्रैवलिंग मनोरंजन के लिए भी है और एक शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद यानी एजुकेटिव ना, एजुकेशनल के पर्पज से। मान लीजिए कोई बच्चे गए हुंड्रू, आया ना रांची हुंड्रू फॉल आए, तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि जलप्रपात हमें जानना है। जलप्रपात के बारे में विभिन्न प्रकार के जो है सो ज्ञान उनको मिलता है कि जलप्रपात क्या है, वाटरफॉल क्या है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, हुंड्रू वाटरफॉल कौन सी नदी पे है, संजय नदी क्या है, स्वर्ण रेखा क्या है, राडू नदी क्या है, झारखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल क्या है। और बड़े बड़े जो है सो जब ये सब क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, जेपीएससी वगैरह में क्वेश्चन बनता है, तो एक प्रकार से ये कह लो कि ट्रैवलिंग करने से हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, नॉलेज भी इंक्रीज होता है, नॉलेज में इजाफा होता है। तो हमारा दोनों है, ट्रैवलिंग क्या है, दोनों है, एक मनोरंजन के लिए भी है और दूसरा हमारा एजुकेशन के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे कह रहे हैं यहाँ पे समझना बेटा, कह रहा है it has always been regarded as an important part of education। देखो कह रहा है it has always been regarded as, यहां पे एक वर्ड है regarded as। बच्चे regarded के साथ यदि as लग जाए तो आपको समझना है माना गया है, तो यानी इसको हमेशा से माना गया है, यानी ट्रैवलिंग को हमेशा से माना गया है एक महत्वपूर्ण भाग। क्या चीज का? एजुकेशन का। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रैवलिंग का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा पार्ट है। पहले के जो है सो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि जो है सो चीन से बहुत सारे जो है सो आए थे यात्री, जैसे आप मतलब फाहियान वगैरह का नाम सुने होंगे, है ना। तो वो लोग क्यों आते थे? नॉलेज को बढ़ावा, मतलब भारत के बारे में जानने के लिए। भारत के भी लोग बहुत जाते थे विदेश, है ना। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि जो हमारा ट्रैवलिंग है वो बहुत पहले से इसको माना गया है, किसका हिस्सा? एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है एजुकेशन का, शिक्षा का। देखो बेटा यहाँ कह रहा है इन यूरोप, यूरोप समझ रहे हो ना, यूरोप कॉन्टिनेंट आप लोग को पता होगा, है ना। तो यूरोप में या अंग मेन एक जो है सो युवा व्यक्ति इज कंसीडर्ड fully educated only when he has traveled through many countries of Europe। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया मैं तोड़ के समझाता हूं। कह रहा है यूरोप में एक युवा व्यक्ति को मतलब एजुकेटेड, फुली एजुकेटेड मतलब पूर्ण शिक्षित तभी कंसिडर्ड किया जाता है, तभी माना जाता है जब वो पूरे यूरोप या फिर यूरोप के कई सारे देश को ट्रैवल किए रहते। मतलब सीधा समझो कि यूरोप कंट्री में ना, यूरोपियन कंट्री में एक पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्ति वही होते हैं जो यूरोप के कई देशों में विजिट करते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? तो कई सारे देश में विजिट करने के बाद ना उसको कई तरह के सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कई तरह के कल्चर, संस्कृति के बारे में पता चलता है, कई तरह के जो है वो
रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। तो वो ना एक नेचुरल एजुकेशन होता है जो कि किताबों से कहीं ना कहीं हट करके, अब देखो कोई कल्चर के बारे में आप किताब में पढ़ रहे हो सो, और कोई कल्चर के बारे में जब आपकी आंख खुद विटनेस करती तो वो कहीं ना कहीं बहुत अंतर होता है बेटा। तो कह रहा है कि एक एजुकेशन मतलब एक यूरोपियन व्यक्ति को तभी फुली एजुकेटेड माना जाता है जब वो कई सारे देश में घूम के। आगे लिखा हुआ इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट का मतलब प्राचीन, क्या होता है बेटा? प्राचीन। तो प्राचीन भारत भी, यहाँ पे प्राचीन भारत में भी, प्राचीन भारत में भी, अल्सो का मतलब भी, आवर सेक्स, हमारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमारे जो मतलब जो साधु या फिर जो ऋषि मुनि, इसका मतलब ऋषि मुनि, अंडरस्टूड, समझे, क्या समझे? ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, यानी यात्रा का वो एक अलग वैल्यू समझे। हमारे जो भारत है वो भी ट्रैवलिंग का एक इंपॉर्टेंस दिया है, एक वैल्यू दिया है हमारे खास तौर पे ऋषि मुनि। दे मेड इट पायस ड्यूटी ऑफ ऑल टू विजिट वेरियस पिलग्रिम, यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा पिलग्रिम का मतलब क्या? तीर्थ स्थल। वे लोगों ने भी ना एक पायस ड्यूटी, पवित्र कर्तव्य समझा है कि वो अलग अलग तीर्थ यात्रा जाए, है ना। तीर्थ यात्रा के जो केंद्र हैं सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में है, जैसे केदारनाथ हो गया, है ना, अक्षरधाम मंदिर हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जो हैं, तो वहाँ जा करके जो है सो लोग जाके अपना एजुकेशन को बढ़ाते थे। कह रहा दिस इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस। और ये जो एजुकेशन ये जो ट्रैवलिंग है ना बेटा, वो क्या करता है कि किसी के मतलब समझने के जो फीलिंग है ना उसको इंक्रेज करता है, बढ़ाता है ना, एमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच। तो भाई ये आपका कंप्लीट मैंने पैसेज समझा दिया है। अब इसी पैसेज से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं कुछ क्वेश्चन को। देखो आप लोग को बोर नहीं होना है और आपको कभी ये चीज़ नहीं सोचना। देखो बेटा क्या होता है ना कि अगर मान लिए हो कि हमको करना ही है तो कुछ चीज़ आपके मतलब बीच में नहीं आना चाहिए। एक बार खास तौर पे इस उम्र में, जिस उम्र के पड़ाव में आप लोग ठहरे हुए ना, इस उम्र के पड़ाव में अगर कुछ करने की क्षमता आप में डेवलप हो जाए, आपने कुछ सोचा है। आज सोचो बहुत सारे बच्चे का ये सोच होता है ना भाई कि हम एंट्रेंस को पास करें। कई सारे बच्चे हैं जो एंट्रेंस को पास नहीं कर पाते, इसी वजह से उसका दाखिला नहीं हो पाता ना। तो यदि आपने सही तरीका चुना, आपने सही रास्ता चुना, आपको सही मार्गदर्शन मिला, जो कि रैपिड एकेडमी हमेशा तत्परता दिखाती है ये चीज़ करने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा और आप अपने भविष्य को इतने ब्राइट बनाएंगे, इतने अच्छे बनाएंगे कि निश्चित तौर पे सफलता एक दिन आपके कदम को छुएंगी। आप जिस उम्र के पड़ाव पे हो ना बेटा, ये उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समय यदि आपने 2 से 3 साल खर्च कर दिया अपने आप पर, तो आपकी जो बेसिक बन करके जाएगा, जो ऊपर आप जाओगे ना भाई, वो एक इतने बेहतरीन मजबूत पिलर बन के जाओगे कि बहुत सारे बच्चे, जब मैं अभी बताऊं कि मैं हजारीबाग में जो है सो ऑफलाइन हम 1000 बच्चों को पढ़ाता हूं, और कई बच्चे को जब मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं उनको, तो मेरे को लगता है यार कि काश ये बच्चे 6-7 क्लास में थोड़े और मेहनत कर लेते ना, तो अभी इनका बहुत अच्छा। आज क्या वजह है, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 6, 7, 8 में ना सोचते हैं अच्छा जूनियर क्लास है, मैं क्या करूंगा इस क्लास को करके। भाई मैं तो कहता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। इन केस अगर नहीं भी हुआ तो आपको नेगेटिव नहीं लेना। देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा 100%, लेकिन देखो बेटा ये तो बात सही है ना कि सबका तो नहीं हो जाएगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा, तब भी ये क्लास बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोग को इतना ज़्यादा आपकी नॉलेज को बूस्ट कर देगा, इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि निश्चित तौर पे आप जिस फील्ड पे जाओगे पूरा फाड़ करके आओगे। यानी कहा जाता है ना कि जवानी और पानी ये जिंदाबाद होता है। जवानी जो खास तौर पे जो आप लोग बढ़ेंगे, खास तौर पे वो इतना बेहतरीन, मतलब आप सुने होंगे पानी क्या होता है, अगर पानी में ठहराव आ जाए तो उसमें कोई ताकत नहीं होता है, उसमें स्थिरता आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन पानी जो है उसमें अगर रफ्तार है तो पानी पहाड़ों के सीनों को भी चीर करके आगे निकल सकती है। इसी तरह आपको भी रखना है, अपने जज्बातों को रखना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, और अपने माँ बाप को सपने को साकार करते हुए आपको दाखिला लेना है। और इस बार सिलेक्शन होगा। आप लोग रैपिड एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, बाकी हम आप लोग के लिए सारे कंटेंट को लाने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लास होगा, मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज लगाया जाएगा, और
और सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसीलिए सीधा सीधी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 66वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखे भाई। क्वेश्चन कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन, कि यह महत्वपूर्ण हो जाता है यदि कोई चाहता है सच में। रियल एजुकेशन क्या होता है? वास्तविक शिक्षा। तो वास्तविक शिक्षा भाई स्टडी करके तो होता है, काम करके भी होता है, मेडिटेट ध्यान लगा के भी होता है, लेकिन ट्रेवल करने से ज्यादा होगा। और ट्रेवलिंग पे दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। डायरेक्ट मारो एकदम, किसी भी तरह का कोई कतई नहीं, सीधा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे। अब 67 आइए। 67 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल। देखो रिक्रिएशनल का सिनोनिम पूछा गया है, रिक्रिएशनल का सिनोनिम पूछा गया बेटा। अब आपको बताना है क्या रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है? टायरिंग बिल्कुल नहीं, एजुकेशनल नहीं, यार थ्रिलिंग, आनंदित, एंजॉय, मैंने कहा ना मनोरंजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आइए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजिटिंग अच्छा सेंटर्स वाज कंसिडर्ड हॉली इन एंशिएंट इंडिया। अरे भैया एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में किस जगह पे ट्रेवल करना ही क्या कहलाता था? मैंने सेंटर। तो पिलग्रिम, यहाँ पे आपको लिखाया था पिलग्रिम सेंटर्स, यानी पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्रा के जो केंद्र है ना, वहां पे ट्रेवल करना जो है सो क्या कहलाता था? एकदम हॉली। आगे देखिए पवित्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 69वां है पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ अ वननेस विथ अदर्स इफ दे। अच्छा पीपल जो है उसके पास दूसरे का फीलिंग कब आएगा? जब वो ना बहुत जगह जो है सो क्या करेगा, या बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगा। यानी ट्रेवल की बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर 69 का ये कह रहा है एक संत या एक ऋषि इज अ पर्सन हु इज। जो स्मार्ट होता है वो एक ऋषि होता है क्या? नहीं। जो फ्री होता है एक ऋषि होता है क्या? नहीं। जो माने बुरा आदमी होता है वो ऋषि होता है क्या? नहीं। जो लर्न, जो बहुत कुछ सीखा होता है ना बेटा, वही ऋषि होता है। तो हमने आज के क्लास में आप लोगों को 2 पैसेज को डील कराया है। यदि मैं इस वीडियो का मतलब टारगेट रखता हूँ 40,000 लाइक, अगर 40,000 लाइक आता है बेटा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग की लाऊंगा जो कि ग्रामर से रहने वाला है। और तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हमारे पैसेज से है, ग्रामर से है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है, एंटोनिम सिनोनिम, घबराना नहीं है, एकदम पैसेंस के साथ जाना है और इस बार सिलेक्शन पाना है। जय हिंद, जय साथियों।